नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज एजुकेशन क्लासेस। लास्ट क्लास में डिस्कस किया था हमने डियर हेनरीज लॉ। आज हम लोग हेनरीज लॉ के ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल 1.4 एनसीईआरटी का, और आज हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ को। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले क्वेश्चन दे रखा है, इफ़ N2 गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 293 केल्विन, टेम्परेचर 293 दे रखा है, हाउ मैनी मिलीमोल्स ऑफ N2 मिलीमोल्स। ठीक है, N2 गैस वुड डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर, 1 लीटर पानी में कितने मिलीमोल्स N2 के जो हैं डिजॉल्व होंगे। अज्यूम दैट N2 एक्सर्ट्स अ पार्शियल प्रेशर ऑफ 0.987 बार। इसमें क्या दे रखा है कि N2 का पार्शियल प्रेशर, मतलब N2 गैस जो है वो एक इंडिविजुअल गैस है, तो इंडिविजुअल गैस के प्रेशर को ही हम लोग क्या कहते हैं डियर, पार्शियल प्रेशर। तो इतना दे रखा है। गिवन दैट हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर N2 गैस, N2 गैस के लिए हेनरीज लॉ एट 293 केल्विन इज 76.48 किलो बार दे रखा है। अब देखो इसमें सोल्यूशन में क्या है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन इन एक्वा सोल्यूशन। एक्वा सोल्यूशन में जनरली मोल फ्रैक्शन होता है, और जो वेपर फेज होती है उसमें पार्शियल प्रेशर लिया जाता है गैस का। द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सोल्यूशन इज कैलकुलेटेड बाय अप्लाइंग हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ को अप्लाई करके हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है। ठीक, मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे तो वहीं से मिली मोल्स आ जाएंगे N2 के। अब देखो करना क्या है, एक्स नाइट्रोजन, अब जैसे फॉर्मूला हमने पढ़ा था P इज इक्वल टू क्या होता है, KH इंटू एक्स। ठीक है, या काई, तो P क्या होता था, पार्शियल प्रेशर। ठीक, अब यहाँ पर N2 गैस का, KH किसका रखोगे, N2 गैस का। निकालना क्या है, मोल फ्रैक्शन। अगर मोल फ्रैक्शन आ जाएगा तो वहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे, मोल्स निकाल लेंगे N2 के, क्योंकि जो मोल फ्रैक्शन होगा यानी कि काई होगा किसका, N2 का, तो क्या होगा, मोल्स ऑफ N2, मोल्स ऑफ N2 डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स। टोटल मोल्स में क्या आ जाएगा, N2 के मोल्स आ जाएंगे, साथ में किसके मोल्स आएंगे, वाटर के भी तो आएंगे, क्योंकि एक्वस सोल्यूशन में N2 डिजॉल्व है ना गैस लिक्विड में, तो यहाँ पर सॉरी H2O हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर मोल फ्रैक्शंस के इन्होंने क्या किया, P नाइट्रोजन अपॉन KH, क्योंकि X अगर काई को माने या X मान लें, ठीक है, काई वैसे बोलते हैं मोल फ्रैक्शन को, अगर काई देखें तो काई क्या हो जाएगा, P ऑफ N2 अपॉन KH। तो वही इन्होंने किया, P अपॉन KH। यहाँ से ये जो आ गया एक मोल फ्रैक्शन क्या आ गया, 1 पॉइंट। अब इसकी यूनिट क्यों नहीं है, तो मैंने बताया था कि मोल फ्रैक्शन एक यूनिट लेस और डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। अब लिखा है 1 लीटर ऑफ वाटर कंटेन्स 55.5 मोल। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये कैसे 55.5 मोल आ गया। तो देखो जब भी 1 लीटर वाटर की बात की जाए तो हमेशा याद रखना है, ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते, मोल निकालने के लिए ऐसे केसेस में क्या करते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास कर देते हैं। अब ओबियस सी बात है, एक बात बताओ, अगर 1 लीटर पानी है तो 1 लीटर में कितने ml होगा, 1000 ml। अब जब 1000 ml या 1000 ग्राम पानी मान लो और उसका मोलर मास कितना होता है, 18, तो जब डिवाइड करोगे तो वाटर में कितने मोल्स आ जाएंगे, वाटर के 55.5 मोल ऐसे निकलता है। तो यहाँ पर जो गिवन मास है जब 1 लीटर दे रखा है तो वो किसके बराबर है डियर, 1000 ml के या 1000 डेसीमीटर क्यूब के। तो यहाँ से ये 55.5 आया ऐसे। ठीक, देयरफॉर इफ़ n रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 इन सोल्यूशन, तो देखो ये नाइट्रोजन हो गया, ये n मोल हो गए, n मोल किसके हो गए, देखो मोल्स N2 के, n मोल्स N2 के, तो n मोल, और ये जो मोल्स ऑफ H2O हैं, मोल्स ऑफ H2O 55.5, ये हमने ऐसे निकाल लिया। ठीक है, ये जो है मोल्स ऑफ H2O हैं। ठीक है, किसके मोल्स है डियर, H2O के मोल्स हैं। ठीक है, ये हो गया। तो अब क्या होता है कि जब भी हम ऐसी चीज़ होती है तो ये वाला पॉइंट हम नेगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि 55.5 के केस में हम ये मान लेते हैं कि जो n मोल होगा ये बहुत ही छोटा अमाउंट होगा, बहुत ही छोटा। अब देखो अगर काई की वैल्यू 1.25 है तो इस ऐसे केसेस में जब भी आपको आए तो n मोल को आपको नेगलेक्ट कर देना होता है, तो इसको हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, 55.5 हो गया, n हो गया, और इसके बाद ये किसकी वैल्यू हो गई, काई की। अब यहाँ से n आ जाएगा, n क्या आएगा 1.29, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो इसके बाद ये आ जाएगा, इतने मोल्स आ गए। अब मोल्स आ गए, लेकिन हमें किस में कन्वर्ट करना है, मिली मोल में। तो मिली मोल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे आप, 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 1000 से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आ जाएगा 0.716 मिली मोल। यानी कि मिली मोल करना है तो 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे जो भी अमाउंट आएगा।
ठीक है। अब यहाँ पर हमेशा याद रखना है, ऐसे जब भी क्वेश्चन आए तो उसमें जो नीचे वाला अमाउंट होता है इसको नेगलेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि n इन डिनोमिनेटर इज़ नेगलेक्टेड एज इट इज़ लेस देन 55.5। मतलब अगर ये सोचो ना कि 55.55 मोल है तो जो n ऑफ n2 होगा वो कितना छोटा रहा होगा, बहुत छोटा रहा होगा, इसीलिए ऐसे केसेस में नेगलेक्ट कर देते हैं। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ कहाँ कहाँ काम आता है, तो एप्लीकेशंस ऑफ डियर हेनरीज लॉ को स्टार्ट करते हैं आज, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें लिखा है हेनरीज लॉ फाइंड सेवरल एप्लीकेशंस इन इंडस्ट्री एंड एक्सप्लेन सम बायोलॉजिकल फिनोमेना। जो आपका ये है हेनरीज लॉ, ये इंडस्ट्री में बहुत सारी एप्लीकेशंस को सॉल्व करता है और कुछ बायोलॉजिकल फिनोमेनास को करता है। जैसे टू इंक्रीज़ द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक, जो आप लोग पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक और ये सब पीते हो, अगर इसमें हम CO2 डिज़ोल्व होती है हाई अमाउंट, तो CO2 कैसे डिज़ोल्व होती है, सॉफ्ट ड्रिंक्स और सोडा वाटर। अरे जनरली सोडा क्या होता है, कुछ नहीं होता, पानी होता है, उसमें CO2 गैस को हाई सॉल्युबिलिटी पे भर देते हैं तो सोडा बन जाता है। द बॉटल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर, तो हाई प्रेशर, अब ऐसा क्या है, क्योंकि प्रेशर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। तो जैसे ही आप याद करो, जैसे ही हम लोग पेप्सी की या किसी भी चीज़ की, सोडा की बोतल खोलते हैं तो एकदम से भाप एकदम से ऊपर के लिए प्रेशर मारती, क्यों, इसीलिए क्योंकि हाई प्रेशर पे वो गैसेस क्या होती हैं, सॉल्युबल होती हैं। अब देखना कुछ देर बाद आप सोडा बोतल को या फिर पेप्सी की बोतल, कोल्ड ड्रिंक्स, स्प्राइट, लिम्का जो भी पीते हो वो खोल के थोड़ी देर के लिए रख देना। तो आप देखोगे जब आप थोड़ी देर खोल के रख दोगे और लगभग 15 से 20 मिनट बाद उसे ड्रिंक करोगे तो आप देखोगे उसका स्वाद जो है वो गायब हो जाता है। टेस्ट क्यों गायब हो जाता है, क्योंकि प्रेशर जो है वो जो जिस प्रेशर पे सील्ड की गई थी वो प्रेशर जो है हट जाता है, और हटने की वजह से जितनी गैस वहाँ पर CO2 सॉल्युबल होती है सॉफ्ट ड्रिंक्स में, वो उसकी सॉल्युबिलिटी हट जाती है, क्योंकि प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। ATM मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आ जाता है, तो उसकी वजह से गैसेस की सॉल्युबिलिटी घट जाती है, और गैस की सॉल्युबिलिटी घटने की वजह से जो गैस होती है वो एटमॉस्फेयर में चली जाती है, उसकी वजह से उसका जो टेस्ट होता है वो ख़राब हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं या सोडा वाटर है, इनको तुरंत ओपन करके यूज़ कर लेना चाहिए। क्यों, क्योंकि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस समय के साथ क्या होती जाती कम, क्योंकि प्रेशर पूरी तरीके से जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, तो हाई प्रेशर लो प्रेशर में कन्वर्ट हो जाता है, ये कह सकते हो। नेक्स्ट एप्लीकेशन है स्कूबा डाइवर्स मस्ट कोप विद हाई कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ डिज़ोल्व गैसेस। जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं वो पानी के अंदर, देखा होगा, बहुत बड़े बड़े सिलेंडर्स ले जाते हैं। उन सिलेंडर्स में क्या होता है, उन सिलेंडर्स में हाई कॉन्सेंट्रेशंस में डिज़ोल्व गैसेस होती हैं, ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि हाई कॉन्सेंट्रेशंस में होती हैं। लेकिन जनरली ये है कि स्कूबा डाइवर्स जब पानी के अंदर घुसते हैं तो नीचे जो जैसे जैसे पानी के नीचे जाओगे तो नीचे जाने पे प्रेशर बढ़ता चला जाता है, ठीक, तो पानी का प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ने से डियर क्या बढ़ती है, सॉल्युबिलिटी। ऐसे ही हम लोग जब पहाड़ों पे जाते हैं, अभी इसमें आएगा तो मैं समझाऊंगा, तो पहाड़ों पे जाते समय प्रेशर कम होता जाता है, ठीक, तो वहाँ पर गैसेस की सॉल्युबिलिटी कम होती जाती है। लेकिन समुद्र की तरफ जैसे जैसे जाओगे, समुद्र के अंदर जाते चले जाओगे तो वैसे वैसे प्रेशर क्या है, बढ़ता चला जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, प्रेशर जैसे समुद्र के अंदर जाएंगे स्कूबा डाइवर्स पानी के अंदर, वैसे वैसे प्रेशर बढ़ेगा, तो वैसे जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे कॉन्सेंट्रेशन यानी कि डिज़ोल्व गैसेस की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक। वाइल ब्रीदिंग इन एयर एट हाई प्रेशर अंडर वाटर, जब हम ब्रीदिंग करेंगे हाई प्रेशर में वाटर के अंदर, तो इंक्रीज प्रेशर इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस इन द ब्लड। तो साफ सी बात है, जब प्रेशर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी गैसेस की बढ़ेगी। अब सॉल्युबिलिटी गैसेस की कहाँ बढ़ेगी, बॉडी के इनसाइड। तो यही लिखा है कि जो बॉडी है उसके अंदर ब्लड में एटमॉस्फेरिक गैसेस जो कि ऑक्सीजन और CO2 है, उनकी कॉन्सेंट्रेशन लगातार बढ़ने लगेगी, सॉल्युबिलिटी, ठीक है, ब्लड में हमारे। वैन दी डाइवर्स कम टूवर्ड सरफेस, जैसे ही डाइवर्स, जैसे ये मान लो ये एक समुद्र है, पहले स्कूबा डाइवर नीचे जा रहे हैं इस समुद्र में, जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं वो, तो वहाँ पर उनकी सॉल्युबिलिटी गैसेस की बढ़ रही है। लेकिन जैसे ही वो रिटर्न होके वापस ऊपर की तरफ आ रहे हैं, अब क्या होगा, तो प्रेशर कम होगा। जब प्रेशर कम होगा तो गैसेस की सॉल्युबिलिटी क्या होने लगेगी, ब्लड से कम होने लगेगी। तो सॉल्युबिलिटी कम होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, रेस्पायर करने की कोशिश, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो CO2 है वो बाहर निकालनी पड़ेगी। तो ऐसे केसेस में जब स्कूबा डाइवर्स सरफेस की तरफ आते हैं, वापस से आते हैं, तो प्रेशर ग्रेजुअली कम होने लगता है। दिस रिलीजेज द डिज़ोल्व गैसेस, जो ब्लड में डिज़ोल्व गैसेस होती हैं वहाँ से रिलीज़ होने लगती हैं, एंड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स ऑफ नाइट्रोजन इन द ब्लड। और ये जो हैं जब स्कूबा डाइवर सरफेस की तरफ आ रहे होते हैं तो डिज़ोल्व गैसेस जब निकलती हैं
तो N2 जो गैस होती है इन डिज़ोल्व गैसेस में, वो जो है वो ब्लड के जो कैपिलरीज होती हैं उनके अंदर क्या बना लेती है, नाइट्रोजन के बबल्स। अब कहीं पर अगर बबल बन गया आर्टरी में या वेंस में, तो वो क्या होगा, धक्का मारेगा ब्लड, धक्का मारेगा तो ब्लड हार्ट तक पहुंचेगा नहीं, तो हार्ट फेल हो जाएगा। दिस ब्लॉक्स कैपिलरीज, इससे क्या होता है, कैपिलरीज ब्लॉक्स हो जाती हैं एंड क्रिएट अ मेडिकल कंडीशन नोन एज बैंड्स, और एक मेडिकल कंडीशन बना देती हैं जिसको डियर क्या बोलते हैं, बैंड्स बोलते हैं, ठीक है, विच आर पेनफुल एंड डेंजरस टू लाइफ, जो कि पेनफुल होती हैं और डेंजरस टू लाइफ, मतलब जिससे जो है आपकी डेथ भी हो सकती है। तो नाइट्रोजन की जो देखो, जैसे जैसे समुद्र की तरफ स्कूबा डाइवर्स आते हैं, तो स्कूबा डाइवर जैसे समुद्र की तरफ आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, समुद्र की जितनी गहराई में कोई दिक्कत नहीं है, तो वो क्या कर रहे हैं, जनरली उनके गैसेस जो है वो प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से वो डिज़ोल्व होती जा रही हैं ब्लड में। लेकिन जैसे ही वो समुद्र से वापस जाने की कोशिश करते हैं, सरफेस की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, तो उस केसेस में जितनी भी ब्लड में डिज़ोल्व गैसेस होती हैं वो जो है उनकी सॉलिबिलिटी कम होने लगती है। सॉलिबिलिटी कम होने की वजह से वो बॉडी से बाहर जाने की कोशिश करती हैं। इसी चक्कर में क्या होता है, कम सॉलिबिलिटी होने के कारण कुछ नाइट्रोजन गैस जो हैं वो ब्लड के कैपिलरीज़ के अंदर बबल्स बना लेती हैं, और उस कंडीशन को, जो बबल्स, नाइट्रोजन फॉर्मेशन ऑफ बबल्स हैं इनसाइड द कैपिलरीज, उसको एक मेडिकल कंडीशन में नाम दिया जाता है बैंड्स, ठीक है, जो कि पेनफुल होती हैं और उससे डेथ भी हो सकती है, ठीक है। अब इसके आगे अगर हम लोग थोड़ा सा पढ़ें तो टू अवॉइड बैंड्स को अवॉइड करने के लिए एज वेल एज द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ नाइट्रोजन इन द ब्लड में नाइट्रोजन के हाई कॉन्सेंट्रेशंस को हटाने के लिए या बैंड्स को अवॉइड करने के लिए जो स्कूबा डाइवर्स हैं वो टैंक्स ले जाते हैं अपने सारा, आपने देखा होगा वो टैंक्स ले जाते हैं, तो वो टैंक्स इसीलिए ले जाते हैं ताकि बैंड्स वाली कंडीशन से बच सकें। आर फिल्ड विद एयर डाइल्यूटेड विद हीलियम, जिसमें हवा होती है, मतलब ऑक्सीजन गैस होती है। अब देखो वो तो होगी, अब एयर तो होगी, एयर के साथ साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है जेई मेंस और नीट के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट रेशियो पूछ लेंगे कि क्या क्या कितनी परसेंट में स्कूबा डाइवर्स ले जाते हैं। तो देखो स्कूबा डाइवर्स हीलियम ले जाते हैं 11.7%, 56.2% क्या ले जाते हैं नाइट्रोजन, और 32.1% क्या ले जाते हैं ऑक्सीजन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक नीट में नहीं पूछा गया है, कभी भी पूछ सकते हैं कि स्कूबा टाइगर्स अपने टैंक में जो चीज़ें ले जाते हैं वो क्या क्या परसेंट में ले जाते हैं। तो हीलियम 11.7 में, 56.2% नाइट्रोजन एंड 32% क्या ऑक्सीजन, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड एप्लीकेशन और लास्ट एप्लीकेशन पढ़ते हैं। एट हाई एल्टीट्यूड्स द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज़ लेस देन डेट एट द ग्राउंड लेवल। मैंने कहा कि जैसे जैसे ये सरफेस है, जैसे जैसे ये जो है आप पानी मान लो, और ऊपर ये जो है आपके माउंटेन्स हो गए, तो जैसे जैसे सरफेस से ऊपर जाओगे तो प्रेशर क्या होता है, घटता है, जैसे जैसे समुद्र की तरफ जाओगे वैसे वैसे प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसमें लिखा है एट हाई एल्टीट्यूड, सरफेस से जब आप पहाड़ों की तरफ जाओगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज़ लेस देन एट दी, तो साफ सी बात है कि सॉलिबिलिटी गैसेस की घटेगी, सॉलिबिलिटी जो है वो गैसेस की घटेगी, यहाँ पर सॉलिबिलिटी बढ़ती थी, ठीक। तो जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो तो गैसेस की सॉलिबिलिटी ऑब्वियस सी बात है क्या होगी, घटेगी, ठीक, और नीचे जाने पे बढ़ती थी। दिस लेट्स टू लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड, जिसकी वजह से जो ब्लड होता है उसमें कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाती, लो हो जाती। एंड टिश्यूज़ ऑफ पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड्स और क्लाइंबर्स, ठीक है, एंड ठीक है, तो उनके जो टिश्यूज़ होते हैं या ब्लड में होते हैं उसकी वजह से, प्रेशर कम होने की वजह से जो ऑक्सीजन की सॉलिबिलिटी होती है ब्लड और टिश्यूज़ में कम हो जाती है। जो लोग हाई एल्टीट्यूड्स पे यानी कि पहाड़ वगैरह पे रहते हैं, लो ब्लड ऑक्सीजन कॉजेज़ क्लाइंबर्स टू बिकम वीक, जिसकी वजह से जो क्लाइंबर होते हैं वो वीक, कमज़ोर हो जाते हैं। एंड अनेबल टू थिंक, सोच नहीं पाते क्लियरली। तो सिम्टम्स ऑफ अ कंडीशन नोन एज एनॉक्सिया, ऐसी कंडीशन को एनॉक्सिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनॉक्सिया बोलते हैं। तो जो लोग भी पहाड़ों पर रहते हैं जनरली उनमें देखा होगा कि वो बहुत ज़्यादा लाल वगैरह दिखते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि उनमें हीमोग्लोबिन का अमाउंट ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन कम सॉल्युबल होने की वजह से हीमोग्लोबिन को ज़्यादा बॉडी में रहना पड़ता है, इसीलिए पहाड़ों के लोग बहुत ज़्यादा लाल लाल होते हैं, ठीक है। अब जैसे नया कोई गया, ठीक है, हम लोग सरफेस पे रहते हैं, अगर हम लोग पहाड़ों में जाते हैं तो वहाँ पर ऐसी कंडीशंस बहुत लोगों को हो जाती हैं, पहाड़ चलते समय एनॉक्सिया हो जाता है, कैसे कि वो एकदम चक्कर आ जाते हैं, गिर जाते हैं, सोच समझ नहीं पाते। तो एनॉक्सिया ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन गैस की सॉल्युबिलिटी ब्लड और टिश्यूज़ में घट जाती है। क्यों घट जाती है, क्योंकि जैसे जैसे हम हाई एल्टीट्यूड्स की तरफ जाते हैं तो प्रेशर भी घटने लगता है, इसकी वजह से ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी घटने लगती है, और इसकी वजह से कंडीशन वहाँ पर मेडिकल कंडीशन जनरेट होती है जिसको एनॉक्सिया बोलते हैं, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट टॉपिक ऑफ हेनरीज लॉ इज़ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है।
अब इसमें पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेज एंड लिक्विड डिक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर। जैसा कि बताया कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे गैसेस की सॉलिबिलिटी घटेगी। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉलिबिलिटी गैसेस की घटेगी लिक्विड्स में, ठीक है, डिजॉल्व्स। When dissolved, the gas molecules are present in liquid phase, and the process of dissolution can be considered similar to condensation, and heat is evolved in this process. We have learned in the last section that this solution process involves dynamic equilibrium and thus must follow Le Chatelier's principle. At dissolution is an exothermic process. The solubility should decrease with increase of temperature. यहाँ पर ये बोला गया है कि जब भी आप किसी गैस को लिक्विड में जब भी आप लिक्विड में डिज़ोल्व करोगे डियर, तो ये हमेशा एक कैसा प्रोसेस होता है, एक्सोथर्मिक। डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव, यानी कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा तो इसका मतलब डियर यहाँ पर हीट रिलीज़ होगी। और ये हमने पढ़ा था ले चैटलियर प्रिंसिपल से कि अगर हीट रिलीज़ होगी, अगर हीट एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, हीट रिलीज़ होगी, तो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि ले चैटलियर्स प्रिंसिपल ये कहता है कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड घटेगी। तो एक लाइन ये याद रखनी है कि अगर पूछा जाए कि टेम्परेचर जो है वो बढ़ाने पे सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड क्यों घटती है, क्योंकि प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है और उसमें हीट क्या होती है, रिलीज़, क्योंकि बॉन्ड्स टूटते होंगे, ठीक है। बाकी इसमें जो लिखा है कंडेंसेशन, ये आपको ज़रूरत नहीं है याद रखने की, ठीक है। आई होप इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे नए इंटेक्स क्वेश्चंस से कुछ और वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।